बहुत सारी सब्जियों से मिलकर सब्जियों का घर बना है, जिसमें रखा बिस्तर, यहाँ तक कि बहुओं की 5 साड़ियां भी सब्जियों की बनी हुई हैं। माँ, तुम्हारी सब्जियों की साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। अरे राजू बेटा, बाहर बहुत ठंड हो रही है, तू आकर अपने सब्जी से बने बिस्तर पर लेट जा। माँ जी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हमारा सब्जियों का बना घर कितना सुंदर लग रहा है, और हमारी साड़ी देख किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सब्जियों की भी साड़ी बन सकती है। आखिर क्या हुआ इन बहुओं के साथ कि इनका घर बिस्तर और साड़ियां सब्जियों की बन गई? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। अरे ठंड तो बहुत ज्यादा हो रही है, घर की मरम्मत करवा लो। वैसे मैं तो बस तुम्हें यहाँ ये बोलने के लिए आया था कि कल से तुम्हें मेरे खेत पर आकर खेती करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी खेती किसी और को दे दी है। मालिक, ऐसा मत कीजिए, ठंड बढ़ती जा रही है। अगर आप हमें खेती करने के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे तो हम अपने बीवी बच्चों को कैसे पालेंगे? अरे मैंने तुम सबका ठेका थोड़े ना लिया हुआ है, मेरा फर्ज है तुम्हें बताना, जो कि मैंने बता दिया। इतना बोलकर मालिक वहां से चला जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार परेशान हो जाता है। माँ जी, दिवाकर जी, विवेक जी, अब हम क्या करेंगे? माँ, क्या हुआ? आप सब इतने दुखी क्यों हो? आप सबको भी बहुत ठंड लग रही है ना? घर में कंबल नहीं है, अच्छा बिस्तर नहीं है, और हमारा घर भी टूटा है, इसीलिए आप परेशान हो। हाँ बेटा, दिवाकर, विवेक, मैं तो कहती हूँ कि तुम दोनों भी शहर चले जाओ, वरना उस कपकपाती ठंड में गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम उस जमीन पर खेती करें जो श्रापित है? पूजा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम श्रापित खेत पर खेती कैसे कर सकते हैं? बरसों से वहां किसी ने खेती नहीं करी है, वहां से डरावनी आवाजें आती हैं। अगर तुम में से किसी को कुछ हो गया तो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सिर्फ एक अफवाह हो। हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी ये बहुत पुरानी कहानी है, श्राप अब तक तो खत्म भी हो गया होगा। बहू सही कह रही है, हमारे पास थोड़े से पैसे हैं, उससे घर नहीं चलेगा, और ना ही बिस्तर या घर की मरम्मत हो पाएगी। हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। आशा के कहने पर विवेक और दिवाकर बाजार से कुछ सब्जियों के बीज लेकर आते हैं और पूरा परिवार उस श्रापित जमीन पर जाते हैं, जहां वो लोग एक साथ मिलकर हल जोतते हैं और 5 बहुएं जमीन को पानी देती हैं। मैं तो थक चुकी हूँ, आज तो हमने लगभग आधा काम खत्म कर लिया है। अब बस बीज डालना रह रहा है, अंधेरा हो चुका है। वैसे भी इस जमीन के बारे में बहुत अफवाह सुनी है, अब घर चलते हैं, ठंडी ज्यादा हो गई है। ये सनसनाती हवाएं शरीर को सुन्न कर रही हैं। पूरा परिवार जमीन की सिंचाई करके अपने घर जाते हैं, जहां थका हारा पूरा परिवार बिना खाए सो जाता है। और तभी निशा को एक सपना आता है। दीदी, ये सब्जी का बना घर हमारा ही है या हम गलत घर में आ गए हैं? एक बार अंदर चलकर देखते हैं। माँ, वो देखो, चारपाई की जगह कितना बढ़िया सब्जी का बिस्तर है। मैं तो चला उस बिस्तर पर सोने। तभी एक जादू होता है और उनकी साड़ियां भी सब्जियों की बन जाती हैं, जिसे देख आरती कहती है, अरे हमारी साड़ी देखो, हमारी साड़ी भी सब्जियों की बन गई। ये कितनी सुंदर और गर्म है। हाँ दीदी, मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। बहू, क्या हुआ तुझे? हमें खेत चलना है, उठ। अरे हमारी साड़ी तो वही फटी पुरानी है, और मैं तो नीचे जमीन पर ही सो रही हूँ, और हमारा घर अब भी झोपड़ी का है। लगता है मैं कोई सपना देख रही थी। बहू, अगर तूने जादुई सब्जी का सपना देख लिया हो तो क्या अब हम अपने खेत चले? हमें बीज डालना है ताकि हमारी सब्जियों की खेती हो सके। एक बार फिर पूरा परिवार खेत जोतता है, जहां वो सब मिलकर खेत में बीज डालते हैं और खाद डालकर घर आते हैं। माँ, दादी, आज मैं जमीन पर नहीं सोऊंगा, जमीन पर बहुत ठंड लगती है। बेटा, तुम क्यों माँ को परेशान करने में लगे रहते हो? हमने अपनी खुद की खेती करी है, इस बार अच्छी फसल होगी तो उनसे मिले पैसों से हम नया बिस्तर ले आएंगे। निहारिका गोलू को समझाती है और अपनी चाची की बात मानकर गोलू भी चुप हो जाता है। अब अगले दिन अकेली आरती अपनी सब्जियों की खेती को देखने के लिए खेत जाती है, जहां वो देखती है कि उसके खेत में सब्जियों की खेती हो चुकी है। ये देख वो हैरान हो जाती है और अपनी आंखों को मलते हुए खुद से कहती है,
ये सब क्या है? कल शाम को ही तो हमने सब्जियों के बीज डाले थे और आज ये सब्जियां। आरती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो खेत से एक गोभी तोड़कर घर लाती है और अपने घर वालों को दिखाते हुए कहती है, ये गोभी देख रहे हैं आप लोग? ये हमारे खेत की गोभी है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, कल शाम को ही हमने बीज डाला था और आज सब्जियों की खेती हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। इतना कहते ही एक तेज रोशनी के साथ उस गोभी के आंख, मुंह, नाक, हाथ, पैर आ जाते हैं और वो गोभी आरती के हाथ से छूटकर जमीन पर आ जाती है। ये देख सब हैरान होते हैं। डरो मत, ये सब मैंने किया और मैं एक। गोभी बोलते बोलते रुक जाती है और जब वो गोलू को देखती है तो वो जाकर बहुओं के पीछे छिप जाती है। क्या हुआ बेटा? तुम्हारे पैरों से खून निकल रहा है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, सबके पास चप्पल है, इसलिए उन्हें चोट ही लगी और मेरे पैर में कांटा चुभ गया। बेटा, तुम्हारे पास चप्पल नहीं है, पर मैं एक जादुई सब्जी हूँ। मैं अभी अपने जादू से तुम्हें चप्पल देती हूँ। इतना बोलकर उस गोभी में से एक तेज रोशनी निकलती है और गोलू के पैरों में चप्पल आ जाती है। ये देख पूरा परिवार बड़ा हैरान होता है और रात को सोते हुए एक बार फिर गोलू अपने घर वालों से कहता है, माँ, बहुत ठंड लग रही है, जमीन तो बहुत ज्यादा ठंडी है और ये कंबल भी फटा हुआ है। बेटा अभी सो जाओ, हमने सब्जियों की खेती करी है। बहुत जल्द हम तुम्हारे लिए बिस्तर भी ले आएंगे। कितने अजीब लोग हैं, इन्हें पता है कि मैं जादू कर सकती हूँ, फिर भी कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। इतना बोलकर पूरा परिवार सो जाता है और एक बार फिर जादुई सब्जी में से तेज रोशनी निकलती है और वो लोग जमीन से मोटे गद्देदार मखमली बिस्तर पर आ जाते हैं और सुबह जब घर वालों की आंख खुलती है तो वो खुद को मखमली कंबल और बिस्तर पर पाते हैं। मैंने कल तुम्हें बताया था ना, मैं जादुई गोभी हूँ। मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद करी है। पर हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसी तरह हमारी मदद करोगी तो मेरा पोता बिगड़ जाएगा। मेरे बेटे बिगड़ गए और वो आलसी हो गए और 2 बच्चों ने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जादुई मदद की वजह से मेरा पोता भी गलत रास्ते पर जाए। मैं चाहती हूँ कि वो मेहनत करे और अपने दम पर कुछ करे, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती है। आशा की बात सुनकर जादुई गोभी बहुत दुखी होती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और दिवाकर विवेक के साथ मिलकर अपने खेत में सब्जियां तोड़कर बाजार में सब्जियां बेचने जाता है। ऐसे ही एक दिन 5 बहू मिलकर काम कर रही होती हैं और तभी घर में रखी लकड़ी में फंसकर सुमन की साड़ी फट जाती है। मेरे पास एक यही आखिरी साड़ी रखी थी, इस ठंड में वो भी फट गई। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, और तुम्हारे घर की हालत भी बहुत खराब है। मैं अभी अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें न सिर्फ साड़ी दूंगी बल्कि तुम्हारे घर की हालत भी ठीक कर देती हूँ। इतना बोलकर एक बार फिर उस सब्जी में से तेज रोशनी निकलती है और आशा की झोपड़ी बिल्कुल ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि उन 5 बहुओं के शरीर पर एक नई साड़ी और अच्छी शॉल भी आ जाती है। और तभी वहां दोनों भाई आते हैं और आशा भी बाहर से आती है। माँ देखिए, खेत में जो सब्जी हुई है वो काफी ताजी है, जिस वजह से हमारी अच्छी कमाई हो पाई है। जादुई गोभी, मैं जानती हूँ मेरे घर की हालत तुमने ही ठीक करी और मेरी बहू के पास जो नई साड़ी है वो भी तुम्हारी ही देन है। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, पर मैंने तुमसे कहा था ना कि अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा पोता भी गलत रास्ते पर जाए। अगर हम इसी तरह तुम्हारी जादुई शक्तियों की मदद लेते रहे तो मेरा पोता कभी कुछ नहीं कर पाएगा और हम भी तुम्हारे सहारे हो जाएंगे। इसीलिए मेरी तुमसे आग्रह है कि अब तुम हमारी मदद करनी बंद कर दो। हाँ जादुई गोभी, और तुमने पहले ही हमारी बहुत मदद कर दी है, उस श्रापित जमीन को हरी भरी खेती के लायक बनाकर। हाँ, तुमने हमारी बहुत मदद कर ली। तुम हमें बताओ, हम तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकते हैं? निहारिका के इतना कहते ही वो जादुई गोभी एक परी का रूप ले लेती है। मदद मैंने तुम्हारी नहीं बल्कि तुमने मेरी करी है। कई साल पहले हमारे परीलोक में एक जादूगर आया था। उसने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की और जब मैंने उसे उसकी सजा दी तो उसने मुझे श्राप दे दिया और उस जादूगर ने मुझे जमीन में गाड़ दिया और ये अफवाह फैला दी कि वह जगह श्रापित है। पर जब तुमने उस जगह खेती करी और मुझे अपने घर लेकर आए तो मैं उस श्राप से मुक्त हो गई। बस इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही थी और जाते हुए मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ।
इतना बोलकर परी अपनी जादुई शक्तियों से उनके घर में कई सारे सर्दियों के कपड़े, बिस्तर और कंबल देकर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार उस जमीन पर सब्जियों की खेती करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। आज मैं ठंडा खाना दे रही हूँ आप हमें खाने के लिए। अब क्या हम इस ठंड में ठंडा खाना खाए रोज रोज? मुझे नहीं खाना ये ठंडा खाना, कभी तो गरम खाना दिया करो। बेटा ठंड ज्यादा है, सारी लकड़ियां बाहर रखी हुई थी, ओस में गीली हो गई, इसलिए खाना गरम नहीं कर पाई। रहने दो माँ, तुम्हारा रोज का बहाना है हमें नहीं खाना। बच्चों आज खा लो, कल से तुम्हें ठंडा खाना नहीं मिलेगा खाने को। बहू तू सारी लकड़ियां अंदर रख दे, वरना बाहर ओस में फिर से सारी लकड़ी गीली हो जाएगी। माँ अगर सारी लकड़ियां हम घर में रख लेंगे तो सोएंगे कहाँ? थोड़ी तो घर में जगह है, ऐसे भी ठंड का समय है। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ बाहरी लकड़ियों के ऊपर कोई पन्नी लगा दो ताकि ओस से लकड़ियां गीली ना हो। बच्चों आज खाना खा लो, कल से खाना बनते ही सबसे पहले तुम्हें ही खाने को मिलेगा। हाँ आस्था, तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, खाना बनते ही पहले बच्चों को दे दिया करो। सच में ठंड ज्यादा है, खाना बहुत ठंडा हो जाता है। अर्पित के समझाने पर दोनों बच्चे ठंडा खाना खा लेते हैं। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और इस बार भी लकड़ियां ठंड की वजह से गीली हो जाती हैं। अरे बहू, तूने पूरा घर धुआं धुआं क्यों कर रखा है? इस ठंड में हम लोग बाहर कैसे बैठेंगे? बाजी, मैंने जानबूझकर धुआं नहीं किया है। ये लकड़ियां ही नहीं जल रही, ठंड की वजह से लकड़ियां सूखती ही नहीं है। क्या बनाऊं खाना? हम तो कल का रखा हुआ बासी खाना भी खा लेंगे, पर मेरे बच्चों को तो गर्म खाना ही चाहिए होता है। बाहर इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है कि लकड़ियां लेने भी मैं खेत नहीं जा पा रही। तू रुक, मैं पड़ोसियों से सूखी लकड़ियां मांग कर लाती हूँ और कल धूप निकले तो लकड़ियां सूखने के लिए रख देना। कल्पना इतना बोलकर हाथ मलते हुए सूखी लकड़ियां लेने के लिए अपने पड़ोसी के घर जाती है और बड़ी मुश्किल से वह थोड़ी सी सूखी लकड़ियां मांग कर लाती है, जिसके बाद आस्था अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, ये देख राजू, आज हम खाने में सैंडविच लेकर आए। तू जानता है सैंडविच क्या होता है? अरे यार तू क्या ऐसी बात कर रहा, जिसके घर में सूखी ठंडी रोटी खाई जाती है उसे क्या पता सैंडविच क्या होता है? और हाँ, एक बार इसके कपड़े देख, इसके बाद तो कपड़े भी नहीं है। मैं जानता हूँ सैंडविच क्या होता है। जो तुम अमीर लोग खाना खाते हो वही खाना हम गरीब भी खाते हैं। देखना, मैं भी एक दिन स्कूल में सैंडविच लेकर आऊंगा। स्कूल में सभी बच्चे राजू का बहुत मजाक बनाते हैं और राजू रोते हुए घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ ये सैंडविच क्या होता है? मुझे भी खाना है। अरे राजू, सैंडविच खाना है तुझे? मैं तुझे खिलाऊंगी ना सैंडविच। गर्मी आने दे, सैंडविच गर्मियों में खाया जाता है। अभी देख कितनी ठंड है, सैंडविच खराब हो जाएगा। आप झूठ बोल रही हो बुआ। अगर सैंडविच गर्मियों में खाया जाता है तो फिर इतनी ठंड में मेरे दोस्त सैंडविच कैसे लेकर आते हैं स्कूल में? मुझे भी मेरे वाला गर्म गर्म खाना खाना है, ना कि अपने घर का ये बासी सूखी रोटी। एक बार फिर राजू अपने घर वालों से अमीरों वाले खाने की डिमांड करता है, पर चाहकर भी गरीब परिवार अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला पाता। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन अर्पित कुछ पैसे लेकर घर आता है और अपनी माँ को कुछ पैसे देते हुए कहता है, माँ ठंड बढ़ती जा रही है, मैं सोच रहा हूँ इन पैसों से बच्चों के लिए स्वेटर ले आऊं। आप ये कुछ पैसे रख लो, कल राशन ले आना, शायद मैं कल घर ना आ पाऊं। ठीक है बेटा, वैसे सच में सर्दी बढ़ती जा रही है और इतनी ठंड में बच्चों के लिए स्वेटर आना बहुत जरूरी है, और बच्चे जब अपना नया स्वेटर देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। अपने बच्चों की खुशी के लिए अर्पित कुछ पैसे बचा लेता है और अगले शाम को कल्पना राशन लेने दुकान पर जाती है, पर अंधेरा और कोहरा होने की वजह से ज्यादा लोग रोड पर नहीं होते और तभी कुछ गुंडे कल्पना को घेर लेते हैं। ए बुढ़िया, पैसे निकालती है या चाकू अंदर डालूं? अरे बेटा,
मुझे गरीब को लूट कर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे पास तो सिर्फ 500-600 रुपए ही हैं, वो भी राशन के लिए। बुढ़िया, तू नहीं जानती सर्दी में ये 500-600 रुपए हमारे कितना काम आएगा है? इससे हमारे 2 दिन का पौआ आ जाएगा। इस तरह गुंडे कल्पना को डरा धमका कर उससे पैसे छीन लेते हैं। तो वहीं उसी दिन पिंकी और राजू रोज रोज घर का ठंडा बासी खाना खाकर परेशान हो जाते हैं और घर से बाहर खाने के लिए जाते हैं। राजू, हमारे घर वाले तो हमें कभी कुछ अच्छा नहीं खिला सकते हैं। चल आज हम दोनों भाई बहन खुद ही बाहर का कुछ खाना खा लेते हैं। वो देख, वो भैया उस बड़ी सी दुकान में लगता है कोई महंगी चीज खा रहे हैं। पिंकी, शायद उसे पिज्जा और बर्गर कहते हैं। मेरे दोस्त बता रहे थे पिज्जा और बर्गर ऐसे ही होता है देखने में। चलो ना, उस बड़ी सी दुकान में चलते हैं। राजू और पिंकी जैसे ही उस दुकान के अंदर जाने लगते हैं तभी कुछ लोग अपने हाथों में पिज्जा और बर्गर लेकर बाहर निकलते हैं। अंकल, हमें भी पिज्जा और बर्गर खिला दो ना, हमने कभी नहीं खाया और हमें बहुत भूख भी लगी है। पिज्जा और बर्गर खाना है? पहले पिज्जा बर्गर की स्पेलिंग सुनाओ। हाँ? अरे यार, तुम भी ना, भला ये गरीब भिखारी बच्चे कैसे तुम्हें पिज्जा और बर्गर की स्पेलिंग सुना सकते हैं? अरे इनको खाने का नाम पता है, वही बहुत बड़ी बात है। बच्चों, तुम्हें पिज्जा और बर्गर खाना है? रुको, मैं तुम्हें पिज्जा बर्गर खिलाती हूँ। यार, हमने जो पिज्जा छोड़ा है, मैं सोच रही हूँ कि वो पिज्जा और बर्गर क्यों ना हम इन गरीब बच्चों को दे दें, जैसे हम कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं। इतना बोलकर वह लड़की अंदर से अपना छोड़ा हुआ पिज्जा और बर्गर लेकर आती है और राजू और पिंकी के सामने फेंक देती है। ये देखकर राजू और पिंकी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, पर फिर भी दोनों बच्चे जमीन का गिरा हुआ पिज्जा और बर्गर उठा लेते हैं और जैसे ही खाने लगते हैं तभी वहां आस्था आ जाती है और उनके हाथों से वो खाना छीन कर फेंक देती है। क्या करने जा रहे थे तुम दोनों? ये अमीर लोगों ने अपना छोड़ा हुआ खाना तुम्हें दिया और तुम वो फेंका हुआ खाना उठाकर खाने जा रहे थे। तो और क्या करे माँ, अब तो हमें कुछ महंगी चीज दे दी नहीं, हमें भी अमीरों वाला खाना खाना है। राजू, पिंकी, आज तुम्हारी माँ तुमसे वादा करती है, बहुत जल्द मैं तुम्हें इस ठंड में अमीरों वाला गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। बस तुम इस तरह से फेंका हुआ खाना खाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। बच्चों, हम गरीब हैं पर लाचार नहीं। इतना बोलकर आस्था दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले जाती है और घर जाकर अपने परिवार को सारी बात बताती है। नंद जी, अर्पित जी, मैं तो माँ जी को ढूंढने के लिए गई थी, पर अच्छा हुआ जो सही समय पर मुझे राजू और पिंकी भी नजर आ गए। ये लोग फेंका हुआ खाना खाने जा रहे थे। अब बहुत हो गया, मैं अपने बच्चों को अमीरों वाला खाना खिलाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे भी काम ही क्यों ना करना पड़े इस ठंड में। बहू, मुझे माफ कर दे। अर्पित ने जो पैसे दिए थे वो उन गुंडों ने मुझसे छीन लिए। मैं राशन नहीं ला पाई, मुझे माफ कर दे अर्पित बेटा। क्या गुंडों ने पैसे छीन लिए? अब हम क्या करेंगे? अब इस ठंड से अपने बच्चों के लिए कैसे सर्दियों के कपड़े लेकर आऊंगा और कैसे अपने बच्चों की इच्छा पूरी करूंगा? सुनिए भैया, सर्दियों के कपड़े हम अगले महीने ले लेंगे। इस महीने हमारे पास फटे कपड़े हैं पहनने के लिए। बिना स्वेटर की जिंदगी कट सकती है, पर ठंड में बिना खाने के नहीं। करिश्मा के कहने पर बचे हुए पैसे से अर्पित राशन का सामान ले आता है। तो वहीं अगले दिन ठंड में ठिठुरते आस्था काम की तलाश में जाती है और उसे एक जगह साफ सफाई का काम मिल जाता है। तो वहीं राजू और पिंकी उदास घर के बाहर बैठे होते हैं। तभी एक बच्चा हाथों में मंचूरियन से भरा कटोरा लेकर बाहर आता है और दोनों भाई बहन को चिढ़ाने लगता है। देख रहा है कितना बड़ा कटोरा है मंचूरियन से, इसमें से धुआं निकल रहा है। इतनी ठंड में इतना गरम टेस्टी मंचूरियन खाकर तो मुझे मजा आ रहा है। हमें नहीं खाना तुम्हारा अमीरों वाला खाना। हमारी बुआ हमारे लिए बहुत जल्दी ही ऐसे ही अमीरों वाला खाना, महंगा खाना लेकर आएगी, इसलिए तुम अपना गर्मा गर्म खाना खाने पर ध्यान दो, वरना अगर ये ठंडा हो गया तो ठंड में तो खा नहीं पाओगे। राजू और पिंकी इस बार किसी के चिढ़ाने पर भी नहीं चिढ़ते और घर में जाते हैं। अब इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और करिश्मा को उसकी पहली सैलरी मिलती है। मेरी पहली सैलरी में मुझे 2000 रुपए मिले हैं। इनमें से 1000 रुपए का मैं अपने बच्चों के लिए अमीरों वाला खाना ले जाऊंगी और 1000 रुपए अपने घर वालों को दूंगी। आस्था पैसे लेकर अब एक रेस्टोरेंट में जाती है और मेन्यू में से देखकर पिज्जा, गार्लिक ब्रेड, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पास्ता जैसी महंगी चीज गर्म गर्म लेकर घर आती है।
करिश्मा, माँ जी, बच्चों कहाँ हो सब? जल्दी से सब आओ। देखो मैं आज गर्मा गर्म बाहर से खाना लेकर आई हूँ, वो भी अमीरों वाला। अब जल्दी से आकर खा लो, इससे पहले कि ठंड में ये खाना ठंडा हो जाए। आस्था की आवाज सुनकर बच्चे वहां आते हैं और अमीरों वाला खाना देखकर बहुत खुश होते हैं। करिश्मा सभी को प्लेट में खाना निकाल कर देती है। वाह वाह, ये कितना स्वादिष्ट खाना लग रहा है। अब समझ में आया अमीर लोग बाहर का खाना इतना क्यों पसंद करते हैं। माँ बहुत अच्छी हो। माँ, मैं तो ये पिज्जा लेकर बाहर जा रही हूँ और सबको चिढ़ा कर खाऊंगी। पहली बार उस दिन ठंड में गरीब परिवार के घर अमीर वाला खाना आता है और पूरा परिवार बड़े ही मजे लेकर खाना खाता है और उस दिन को हमेशा याद रखते हैं। आशा ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे ठंड में गर्म गर्म आप सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं? कमेंट में बताना ना भूलें।